नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करने वाले हैं जिसने हाल ही में काफ़ी हलचल मचा दी है, खासकर उन भारतीय पेशेवरों के बीच जो या तो अमेरिका में काम कर रहे हैं या वहां जाने का सपना देख रहे हैं। मामला जुड़ा है पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक कह सकते हैं नए प्रस्तावित कार्यकारी आदेश से, और इसने H-1B वीज़ा नियमों में एक बहुत बड़े बदलाव का संकेत दिया है, मतलब भारी भरकम बदलाव। तो आज हम कोशिश करेंगे कि इस प्रस्तावित आदेश के पीछे की सोच क्या है, इसका फौरी असर क्या हो सकता है और शायद दूर तक क्या असर होगा, और हाँ, खास तौर पर भारत और भारतीय पेशेवरों के लिए इसके क्या मायने हैं, इसे समझें। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। शुरुआत करते हैं उस अफरा तफरी से जिसका जिक्र है सामग्री में, जब अमेरिका की बड़ी टेक कंपनियों ने कथित तौर पर अचानक, मतलब रातों रात, भारत आए अपने कर्मचारियों को फौरन अमेरिका लौटने को कहा। आखिर हुआ क्या था? ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि ये नया आदेश आखिर कहता क्या है। जो मुख्य बात सामने आई है वो ये कि अब अमेरिका में H-1B वीज़ा पर काम करने के लिए हर साल लगभग 1 लाख अमेरिकी डॉलर, यानी करीब 88 लाख रुपए की भारी भरकम फीस चुकानी पड़ सकती है। ये वाकई में एक बहुत बहुत बड़ा आंकड़ा है। हाँ, बिल्कुल। और पहले शायद ये समझ लेना जरूरी है कि ये H-1 वीजा आखिर है क्या, जैसा कि इस सामग्री में भी बताया गया है। तो देखिए, ये मूल रूप से एक नॉन इमिग्रेंट वीजा है। मतलब ये अमेरिकी कंपनियों को इजाजत देता है कि वो विदेशी कर्मचारियों को नौकरी पर रख सकें, खास तौर पर उन नौकरियों में जिनमें कोई स्पेशल स्किल चाहिए, कोई टेक्निकल एक्सपर्टीज, जैसे IT, फाइनेंस, इंजीनियरिंग, इस तरह की फील्ड्स में। अब तक क्या था इस जानकारी के हिसाब से कि ये वीजा मिलता था 3 साल के लिए। हाँ। और उसे फिर 3 साल और बढ़ाया जा सकता था। अच्छा। और फीस पहले 3 साल की पूरी अवधि के लिए कुल मिलाकर करीब 6 लाख रुपए के आसपास लगती थी। पूरे 3 साल के लिए? 6 लाख रुपए। जी हाँ। और अब जो प्रस्ताव है वो इसे 88 लाख रुपए प्रति वर्ष कर रहा है। हर साल? हर साल। ये तो मतलब लगभग 40 गुना बढ़ोतरी हो गई, और वो भी सालाना। और एक बात और, अमेरिका हर साल लॉटरी से करीब 85,000 H-1B वीजा देता है, और इस ट्रांसक्रिप्ट के आंकड़े के मुताबिक इनमें से करीब 70% वीजा भारतीयों को ही मिलते रहे हैं। 70%? हाँ, तो जाहिर है इस बदलाव का सबसे सीधा और गहरा असर वो भारतीय पेशेवरों पर ही पड़ने की आशंका है। 6 लाख रुपए से सीधे 88 लाख रुपए प्रति वर्ष, ये आंकड़ा ही अपने आप में मतलब हिला देने वाला है। लेकिन इस इतने ड्रास्टिक कदम के पीछे सोच क्या है? सामग्री बताती है कि इसके पीछे ट्रंप का मुख्य तर्क है अमेरिका फर्स्ट, यानी अमेरिकी नौकरियां सिर्फ अमेरिकियों के लिए। ये तो उनकी पॉलिटिक्स का एक सेंट्रल पॉइंट रहा है हमेशा से। हाँ बिल्कुल, ये उनका जो नारा था, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन, उसी का एक तरह से विस्तार है ये। ट्रांसक्रिप्ट में एक प्रोजेक्ट फायरवॉल का जिक्र है, जिसका मकसद साफ बताया गया है। जो हाई स्किल्ड जॉब्स हैं उनमें अमेरिकियों को प्राथमिकता देना। तो सोच ये है कि कंपनियों पर एक तरह का दबाव बने कि वो बाहर से, खासकर भारत जैसे देशों से कर्मचारी लाने के बजाय अमेरिकी यूनिवर्सिटी से जो ग्रेजुएट निकल रहे हैं उन्हें ट्रेन करें, उन्हें नौकरी दें। अच्छा। तो ये जो 88 लाख रुपए की फीस है ना, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। इस जानकारी के हिसाब से ये अमेरिका फर्स्ट नीति का एक सोचा समझा आर्थिक हथियार है, ताकि विदेशी टैलेंट को रोकना मुश्किल हो और कंपनियां अमेरिकी कर्मचारियों को रखने पर मजबूर हों। जाहिर है ये कंपनियों के लिए भारतीय या दूसरे विदेशी कर्मचारी रखना बहुत महंगा बना देगा, और राजनीतिक तौर पर देखें तो ये नीति अमेरिकी वोटरों के एक खास हिस्से को लुभा सकती है। जैसे ट्रांसक्रिप्ट में तुलना की गई है कि भारत में भी कभी कभी होता है ना कि कोई राज्य सरकार अपने ही राज्य के लोगों के लिए नौकरियों में आरक्षण की बात करती है। हाँ, होता है। तो वहां की लोकल आबादी का एक बड़ा हिस्सा उसका समर्थन करता है। कुछ वैसा ही मामला है। तो ये तो हुई नीति की बात, लेकिन जैसा स्रोत बता रहा है, इसका असर जमीन पर लोगों की जिंदगियों पर बहुत तेजी से पड़ा, और काफी नाटकीय ढंग से, खासकर उन भारतीयों पर जो उस समय भारत में थे। जी हाँ, ट्रांसक्रिप्ट इस पर काफी विस्तार से बात करता है। सबसे फौरी और शायद सबसे परेशान करने वाला असर उन H-1B और H-4 वीजा वालों पर पड़ा। H-4 यानी जो H-1B होल्डर के डिपेंडेंट होते हैं, परिवार वाले। अच्छा। हाँ। तो जो लोग शायद छुट्टियों में या किसी फैमिली फंक्शन के लिए या काम से भारत आए हुए थे, जैसे दुर्गा पूजा या गणेश चतुर्थी का भी जिक्र है, उन पर गाज गिरी। जानकारी के मुताबिक माइक्रोसॉफ्ट, मेटा, अमेरिकन जैसी बड़ी कंपनियों ने कथित तौर पर बहुत ही कम नोटिस पर अपने कर्मचारियों को ईमेल भेजे। एकदम अचानक। बिल्कुल। ट्रांसक्रिप्ट में एक ईमेल का हिस्सा भी दिया है। उसमें लिखा था कुछ ऐसा कि आदेश पिछले 30 मिनट में जारी हुआ है।
आप कल की डेडलाइन 21 सितंबर बताई गई से पहले अमेरिका लौटने के लिए जो कर सकते हैं करें। हम जानते हैं टाइम कम है, पर पूरी कोशिश करें। बाप रे, 30 मिनट में? हाँ, उन्हें साफ बताया गया कि अगर तय तारीख तक वापस नहीं पहुंचे तो फिर नए नियम के तहत 88 लाख रुपए सालाना वाली भारी फीस देनी पड़ सकती है। अब जाहिर है इस घोषणा से लोगों में खलबली मच गई। उन्हें अपना परिवार, जरूरी काम, त्योहार सब छोड़कर फौरन एयरपोर्ट की तरफ भागना पड़ा ताकि वो इस अचानक आई इतने बड़े फाइनेंशियल बोझ से बच सके। ये जो अफरा तफरी मची वो दिखाती है कि इस तरह के पॉलिसी चेंज से कितना डर और अनिश्चितता पैदा हो सकती है। ये वाकई एक मानवीय पहलू है, बहुत ज़रूरी है इस पर ध्यान देना। लेकिन ट्रांसक्रिप्ट एक और कह सकते हैं संवेदनशील मुद्दे की तरफ इशारा करता है। वो है अमेरिका में बसे भारतीय मूल के जो बहुत सफल लोग हैं, उनकी भूमिका या यूं कहे कि उनकी कथित चुप्पी पर सवाल। गूगल के सुंदर पिचाई, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला, ऐसे नामों का जिक्र करते हुए सामग्री में उनके लिए रीढ़ विहीन जैसे काफी कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया गया है। ये तो गंभीर आरोप है। हाँ, ये ट्रांसक्रिप्ट का एक बहुत महत्वपूर्ण और कह सकते हैं विवादास्पद हिस्सा है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठाया गया है कि क्या ये सफल लोग जो खुद अप्रवासी बैकग्राउंड से हैं और अक्सर इन्हीं वीजा सिस्टम से गुजरे होंगे कभी ना कभी, क्या वो अपने साथी भारतीयों की चिंताओं को लेकर उदासीन हैं? क्या उन्हें कोई फिक्र नहीं? क्या उनकी प्राथमिकता सिर्फ अपनी कंपनियों का फायदा देखना और अमरीकी सरकार से अच्छे रिश्ते बनाए रखना है? ट्रांसक्रिप्ट में यहूदी समुदाय की एकता का उदाहरण दिया गया है कि कैसे वो दुनिया भर में फैले होने के बावजूद इजराइल के हितों के लिए एक होकर अमरीकी सरकार पर भी दबाव बनाने में कामयाब माने जाते हैं। अच्छा, तो इस कथित चुप्पी का विश्लेषण करते हुए सामग्री ये इशारा करती है कि शायद इन भारतीय मूल के नेताओं में अपने समुदाय या अपनी जड़ों के प्रति वैसा जुड़ाव या गर्व नहीं है, या फिर शायद वो अमेरिकी सिस्टम के सामने खड़े होने का रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। अब असल वजह क्या है ये कहना तो मुश्किल है, लेकिन ये सवाल कि क्या सफल भारतीय अमेरिकी अपने समुदाय के हितों के लिए काफी आवाज उठा रहे हैं, ये इस ट्रांसक्रिप्ट में जोर शोर से उठाया गया है। ये वाकई एक पेचीदा सवाल है। इस पर अलग अलग राय हो सकती है, बिल्कुल। लेकिन अगर हम भारत के नजरिए से देखें तो क्या इस पूरी स्थिति में, जिसे कई लोग संकट मान रहे हैं, भारत के लिए कोई अवसर भी हो सकता है? क्या कुछ पॉजिटिव निकल सकता है इसमें से? ये एक दिलचस्प संभावना है और ट्रांसक्रिप्ट में भी इस पर विचार किया गया है। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है, जैसे इस जानकारी में बताया गया है, कि हाँ, इसमें भारत के लिए कुछ मौके हो सकते हैं। सबसे बड़ी उम्मीद है ब्रेन ड्रेन के रुकने की, मतलब प्रतिभा पलायन। हाँ, वो तो बहुत बड़ी समस्या रही है। बिल्कुल। दशकों से भारत के बेस्ट माइंड्स, खासकर IITs, IIM से निकले हुए बेहतर मौकों के लिए अमेरिका जाते रहे। अब अगर ये रास्ता मुश्किल या बहुत महंगा हो जाता है तो हो सकता है कि ये हाई स्किल्ड टैलेंट भारत में ही रुके। और अगर ऐसा होता है तो वो यहाँ नई टेक्नोलॉजी बना सकते हैं, अपने स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ये भारतीय अर्थव्यवस्था और इनोवेशन के लिए एक बड़ा बूस्ट हो सकता है। सही बात है। एक और संभावना ये भी है कि अमेरिकी कंपनियां जो अब शायद विदेशी कर्मचारियों को अमेरिका बुलाने में हिचकें, वो शायद भारत में अपने ऑफिस बढ़ाएं या यहाँ की कंपनियों को ज्यादा काम आउटसोर्स करें। अच्छा, ये भी हो सकता है। हाँ, इससे भारत में रोजगार के नए अवसर बन सकते हैं। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी है, चुनौतियां भी कम नहीं हैं। क्या चुनौतियां हैं? सबसे पहली और बड़ी चिंता है रेमिटेंस में कमी की, मतलब वो पैसा जो विदेशों में काम करने वाले भारतीय हर साल भारत भेजते हैं। हाँ, वो तो अरबों डॉलर में होता है। बिल्कुल, और ये देश के विदेशी मुद्रा भंडार का एक अहम हिस्सा है। अगर अमेरिका जाने वाले स्किल्ड लोगों की संख्या घटती है तो इस रेमिटेंस पर बुरा असर पड़ सकता है। दूसरी चिंता जिसका जिक्र ट्रांसक्रिप्ट में है वो ये कि जो टैलेंट अब अमेरिका नहीं जा पाएगा वो कहीं और ना चला जाए। अच्छा, जैसे कहाँ? देखिए, दुनिया में टैलेंट की कद्र करने वाले और भी देश हैं। चीन है, सिंगापुर है, दुबई है, यूरोप के कई देश हैं। हो सकता है वो इन भारतीय प्रोफेशनल्स को लुभाने के लिए अपनी पॉलिसीज आसान कर दें या बेहतर पैकेज दें। हाँ, ये भी मुमकिन है। तो भारत को सिर्फ ये नहीं देखना कि टैलेंट अमेरिका ना जाए, बल्कि ये भी सुनिश्चित करना है कि वो देश में ही रुके या फिर किसी तीसरे देश न चला जाए। तो इसलिए ये अवसर और चुनौती का एक मिला जुला मामला है। बिल्कुल,
मतलब सिर्फ अमेरिका का दरवाज़ा बंद होना काफ़ी नहीं है, भारत को अपना दरवाज़ा और आकर्षक बनाना होगा। चलिए इसे थोड़ा और बड़े कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं। ट्रांसक्रिप्ट में इलॉन मस्क का भी जिक्र आता है। बताया गया है कि वो पहले H-1B वीज़ा के सपोर्टर थे और इस पर ट्रंप से उनकी कुछ अनबन भी हुई थी। हालांकि बाद में वो किसी तरह सहमत हो गए। हाँ। और साथ ही ये भी बताया गया है कि ट्रंप ने अमीर लोगों के लिए अमेरिका में रहने या काम करने के अलग अलग कार्ड्स की स्कीम शुरू की है, गोल्ड, कॉर्पोरेट, प्लैटिनम, जिनके लिए बहुत भारी कीमत चुकानी होगी। जैसे नागरिकता के लिए गोल्ड कार्ड 8.5 करोड़ रुपए में। ये दिखाता है कि शायद नीति सिर्फ अमेरिका फर्स्ट नहीं है, बल्कि एक खास वर्ग के अमीरों को प्राथमिकता देने की भी है। हाँ, ये पहलू पॉलिसी की थोड़ी जटिलता दिखाता है, बिल्कुल। लेकिन इससे भी ज़रूरी बात जो ट्रांसक्रिप्ट सामने लाता है वो है भारत की अपनी अंदरूनी चुनौतियाँ। सवाल ये उठता है कि अगर ये टैलेंट भारत वापस आता है या यहीं रुकता है, तो क्या भारत उसे संभालने के लिए, उसे फलने फूलने का सही माहौल देने के लिए तैयार है? ये बड़ा सवाल है। ट्रांसक्रिप्ट में एक बहुत सटीक उदाहरण दिया है बैंगलोर का। बताया गया है कि कैसे ब्लैकबर्ग नाम का एक कथित 1 बिलियन यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, उसे अपना ऑफिस इसलिए छोड़ना पड़ा क्योंकि शहर की खराब सड़कें और भयानक ट्रैफिक जाम था। कर्मचारियों का रोज घंटों का समय बर्बाद हो रहा था। जानकारी ये भी बताती है कि कोलकाता, बैंगलोर, पुणे जैसे भारतीय शहर दुनिया के कुछ सबसे धीमे ट्रैफिक वाले शहरों में गिने जाते हैं। ये तो सच है। ये सिर्फ एक उदाहरण है। अगर हमारे शहरों में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर ही ठीक नहीं होगा, सड़कें, बिजली, पानी, साफ हवा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, तो हम दुनिया के बेस्ट टैलेंट को कैसे रोक पाएंगे या कैसे आकर्षित कर पाएंगे? ये सिर्फ इमोशनल अपील की बात नहीं है, ये क्वालिटी ऑफ लाइफ और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का भी सवाल है। सही कहा। ट्रांसक्रिप्ट में ये भी बताया गया है कि भारत सरकार ने फिलहाल अमेरिका लौटने की कोशिश कर रहे भारतीयों की मदद के निर्देश दिए हैं। ये एक जरूरी फौरी कदम है, बिल्कुल। लेकिन ये इस बड़े सवाल को भी जन्म देता है कि क्या हमारे पास इस संभावित रिवर्स ब्रेन ड्रेन का फायदा उठाने के लिए कोई लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है? क्या हम अपनी प्रतिभा के लिए देश में ही एक तरह का अमेरिकन ड्रीम जैसा माहौल बना सकते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। तो अगर हम पूरी चर्चा को समेटें तो डोनाल्ड ट्रंप का ये जो प्रस्तावित आदेश है, ये H-1B वीज़ा को बहुत महंगा बनाकर अमरीकी नौकरियों को अमरीकियों के लिए सुरक्षित करने का एक प्रयास लगता है, जैसा कि अमरीका फर्स्ट नीति कहती है। इसका फौरी असर भारत में मौजूद H-1B और H-4 वीज़ा वालों पर अफरा-कफरी के रूप में दिखा। और साथ ही इस सामग्री के अनुसार अमरीका में जो भारतीय मूल का सफल नेतृत्व है, उनकी चुप्पी पर भी गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। जी, और भारत के लिहाज से देखें तो इसमें ब्रेन ड्रेन के थमने और देश में इनोवेशन बढ़ने जैसे कुछ मौके दिखते हैं। लेकिन साथ ही रेमिटेंस में कमी का खतरा है। और सबसे बड़ी चुनौती क्या हम इस प्रतिभा को देश में रोक पाने और उसे सही माहौल दे पाने में सक्षम है? ये सवाल हमारे अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और शहरों की क्वालिटी पर उंगली उठाता है, जैसा कि ट्रांसक्रिप्ट के उदाहरणों से साफ है। जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। ये ट्रांसक्रिप्ट में एलॉन मस्क के कथित बयान से प्रेरित है। उन्होंने कहीं कहा था, अगर आप सोचते हैं कि दूसरे पर हो रही हिंसा से आप पर असर नहीं पड़ेगा, तो याद रखें, वो हिंसा एक दिन आप तक भी पहुंचेगी, वो आपको भी जलाएगी। तो इस संदर्भ में ट्रांसक्रिप्ट ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या अमेरिका फर्स्ट जैसी नीतियां, जो आज कानूनी तौर पर अमेरिका आए H-1B वीजा धारकों जैसे एक ग्रुप को निशाना बना रही हैं, क्या कल उनका दायरा बढ़कर उन अप्रवासियों तक भी पहुंच सकता है जो अब अमेरिकी नागरिक बन चुके हैं, सिर्फ इसलिए कि उनका जन्म या उनकी जड़ें कहीं और हैं? क्या राष्ट्रवाद का ये ज्वार जब अपनी सीमाएं लांघता है, तो आखिर में उन्हीं लोगों के लिए खतरा बन सकता है जिन्होंने उस देश को अपना घर बनाया है? ये एक गहरा सवाल है। शायद हम सभी को इस पर सोचने की जरूरत है।